स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स का ये वन ऑफ द मोस्ट हिट शो एक डेडली कंपटीशन है जो ट्रेडिशनल कोरियन और ग्लोबल किड गेम्स पे बेस्ड है। इस शो के अंदर 456 कंटेस्टेंट्स को मल्टीपल राउंड के गेम्स में compete करवाया जाता है, लेकिन स्टेक्स काफी हाई हैं। अगर एलिमिनेट हुए तो मौत, बट अगर एंड तक सरवाइव कर लिया तो प्राइस है 45.6 बिलियन कोरियन वॉन। यूएस डॉलर में ये होते हैं 38 मिलियन डॉलर, एंड अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 267 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि ऐसी जानलेवा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा कौन? बट जवाब काफी सिंपल है, वो लोग जो अपनी जिंदगी लोन्स और कर्जों के बोझ में डुबो चुके हैं। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि अपनी करंट जिंदगी जीने से बेहतर है स्क्विड गेम का हिस्सा बन के या तो मर जाना या फिर करोड़ों जीत के अपनी पूरी जिंदगी ही बदल देना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है स्क्विड गेम के सीजन 1 का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड थ्योरीज। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ऑल स्क्विड गेम्स एक्सप्लेन्ड, पार्ट 2 कंप्लीट सीजन 1 रिकैप, पार्ट 3 है थ्योरी ऑन हाउ स्क्विड गेम वर्कर्स आर सिलेक्टेड, एंड पार्ट 4 जिस चीज के लिए आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा पसंद करोगे, सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। तो फील फ्री टू स्किप ऑन एनी चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, लेकिन पूरे मजे के लिए वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। अब स्क्विड गेम के सीजन 1 को समझने के लिए इस सीरीज में खेली गई सभी 6 गेम्स को समझना जरूरी है। गेम नंबर 1 रेड लाइट ग्रीन लाइट, इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड और उसका टाइटल काफी सिंबॉलिक है। जब वैन पहली बार शो के एंटेगनिस्ट गीहुन को पिक करने आती है, ड्राइवर उससे एक पासवर्ड पूछता है और गीहुन का जवाब होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये नाम सिर्फ एक पासवर्ड ही नहीं है, बल्कि इस शो में खेली जाने वाली पहली गेम का नाम भी है। रेड लाइट ग्रीन लाइट एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर चाइल्डहुड गेम है। इस गेम में एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहां एक लीडर, जो यूजुअली लाइन के एंड पे खड़ा होता है, पीट करके खड़ा रहता है। बाकी प्लेयर्स लीडर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी मूव हो सकते हैं जब लीडर बोलता है रेड लाइट ग्रीन लाइट 1 2 3। जब 3 बोला जाता है, प्लेयर्स को फ्रीज होना होता है। जो भी मूव करता है वो आउट हो जाता है। गेम तब जीता जाता है जब कोई लीडर तक पहुंच के उसे टच करेगा। स्क्विड गेम में लीडर कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक जायंट क्रीपी डॉल है। ये क्रीपी डॉल द हिबिस्कस फ्लावर हैज ब्लूम्ड चैंट करती है, जो कोरियन वर्जन है रेड लाइट ग्रीन लाइट का। जब डॉल का फेस ट्री की तरफ होता है तब प्लेयर्स मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉल का चैंट खत्म होता है और उसका हेड टर्न होता है तब प्लेयर्स को फ्रीज होना पड़ता है। इस मोमेंट पे जो भी मूव करता है उससे आउट होने के नाम पे सीधे गोली मार दी जाती है। अब इस डॉल का डिजाइन क्रीपी होने के साथ साथ काफी एडवांस भी है। उसके आईज में मोशन डिटेक्टर्स लगे हैं जो प्लेयर्स की स्मॉलेस्ट मूवमेंट को भी ट्रैक करते हैं। डॉल लिटरली आउल की तरह अपना हेड टर्न करती है और उसकी नजरों से बचना इम्पॉसिबल है। यही स्क्विड गेम की शुरुआत है, सिंपल गेम्स को टेरिफाइंग और जानलेवा बनाना। गेम नंबर 2 शुगर हनीकॉम्ब्स। स्क्विड गेम के सबसे चैलेंजिंग गेम्स में से एक है शुगर हनीकॉम्ब्स, जो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ, मैनिपुलेशन या फिर दूसरे प्लेयर्स का फायदा उठा के जीतना पॉसिबल नहीं है। राउंड 2 को पार करने की है पेशेंस, और हाँ, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सलाइवा भी। इस गेम में हर प्लेयर को एक सर्कुलर टिन दिया जाता है जो खोलने पे एक शुगर हनीकॉम्ब मिलता है। इस हनीकॉम्ब पर 4 शेप्स में से एक डिजाइन हो सकता है, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार या अम्ब्रेला। प्लेयर्स के पास सिर्फ एक नीडल होती है और उन्हें इसी से इस शेप को ऐसे कार्व करना होता है कि डिजाइन इंटैक्ट रहे। अगर शेप टूट गया तो प्लेयर तुरंत मार दिया जाता है। सिंपल लगता है, लेकिन शुगर हनीकॉम्ब्स काफी फ्रेजाइल होते हैं और काफी इजीली टूट जाते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स अपनी नीडल्स का यूज करते हुए शेप्स के एजेस पर टाइनी इंसिजन्स बनाने लगते हैं, जो प्रोसेस बहुत स्लो और रिस्की होता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स रियलाइज करते हैं कि इसे गीला करना ही बेस्ट आइडिया हो सकता है, जिसके लिए वो यूज करते हैं अपना सलाइवा, जिससे शेप को कार्व करना काफी आसान हो जाता है। गेम नंबर 3 टग ऑफ वॉर। स्क्विड गेम के सबसे अमेजिंग राउंड्स में से एक है टग ऑफ वॉर। गेम का बस एक सिंपल रूल है, एक मोटा रोप खींचना है ताकि ऑपोजिंग टीम को सेंटर मार्क पे लाया जा सके। इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी चलता है। ओपोनेंट्स को साइक आउट करना, पूरी ताकत
लगाना और अलग अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना। स्ट्रेटेजीज में ओपोनेंट को थकने देना और फिर पूरी ताकत से खींचना, टीम मेंबर्स को रोप के दोनों साइड्स पे स्ट्रेटेजिकली प्रेस करना और सिर्फ अपर बॉडी की जगह फुल बॉडी वेट का यूज करना आते हैं। बिकॉज टग ऑफ वॉर सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, इसे जीतने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है और ये चीज स्क्विड गेम में प्रूव होता है। गेम नंबर 4, मार्बल्स। ये गेम एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें बिना किसी इंटेंस गेम सिचुएशन के हमें कैरेक्टर्स के बारे में और समझने मिलता है। इस गेम में प्लेयर्स को अपने पसंद के पेयर्स में डिवाइड किया जाता है और हर प्लेयर के पास 10 मार्बल का एक बैग दिया जाता है। यहाँ भी गोल काफी सिंपल है, ओपोनेंट्स के पास जितने भी मार्बल्स है सब जीत लेना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिससे आप मार्बल्स ले रहे हो वो लेते ही आप जीत जाओगे, बट सामने वाले को मार दिया जाएगा। इस गेम के कुछ और रूल्स है ही नहीं। प्लेयर्स अपनी मर्जी से कोई भी मिनी गेम खेल सकते हैं मार्बल्स जीतने के लिए, जैसे मार्बल्स को होल में थ्रो करना या गैस करना कि ओपोनेंट के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पहले से सभी प्लेयर्स जानते थे कि एंड तक काफी कम प्लेयर सरवाइव करेंगे, लेकिन ये पहली बार होता है कि किसी को अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार डायरेक्टली बनाया जाता है, क्योंकि पेयर्स उन्होंने खुद सिलेक्ट किए थे। इसका इमोशनल इंपैक्ट और भी ज्यादा देखने मिलता है। गेम नंबर 5, हॉपस्कॉच। राउंड 5 में एक और पॉपुलर बच्चों की गेम का एक डेडली ट्विस्ट दिखाया गया है जिसका नाम है हॉपस्कॉच। ओरिजिनल हॉपस्कॉच गेम में प्लेयर्स एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जंप करते हैं, कुछ स्क्वायर्स अवॉइड करते हुए और फिर वापस अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं। यस, हिंदी में इस गेम को कहते हैं स्टापू, जो आपने और मैंने अपने बचपन में खेली होंगी। लेकिन अगेन स्क्विड गेम के ट्विस्ट में वापस आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लेयर्स को एक ब्रिज के अक्रॉस जंप करते हुए जाना होता है जिसमें 2 ग्लास स्क्वायर्स साइड बाय साइड हैं। एक ग्लास टेम्पर्ड है जो 2 प्लेयर्स तक का वेट संभाल सकता है, जबकि दूसरा ग्लास फ्रेजाइल है, यानी प्लेन ग्लास है जो किसी भी प्लेयर का वेट पड़ते ही टूट जाएगा। ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म काफी ऊंचाई पर है एंड जो नीचे गिरा वो गारंटीड खत्म। इस गेम का सबसे टेंस एस्पेक्ट है ये गेस करना कि कौन सा ग्लास सही है और कौन सा गलत, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। हर प्लेयर का एडवांटेज इक्वल नहीं है, बिकॉज पहले प्लेयर को बिना किसी प्रायर नॉलेज के जंप करना पड़ता है, जबकि लास्ट प्लेयर को उससे पहले गए सभी प्लेयर्स के डिसीजंस को देखकर सेफ और अनसेफ पाथ का आइडिया होता है। लेकिन ये एडवांटेज भी लिमिटेड है क्योंकि टाइम खत्म होते ही सभी ग्लासेस टूट जाएंगे और जो भी वहां होगा वो गिर के मारा जाएगा। गेम नंबर 6, स्क्विड गेम। यस, ऑफ कोर्स इस शो का टाइटल ही इस सीजन की फाइनल गेम है, जो कि कोरियन कल्चर में एक पॉपुलर चाइल्डहुड गेम है। इस गेम में जमीन पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और 2 सर्कल्स बनाए जाते हैं। 2 टीम्स एक दूसरे की स्पेस इन्वेड करने की कोशिश करते हैं और जो अटैक करते हुए या डिफेंड करते हुए हार जाता है वो गेम से आउट होता है। अब इस गेम के रूल्स काफी ट्रिकी है क्योंकि प्लेयर किसी भी लाइन को टच नहीं कर सकता और ज्यादातर एरियाज में उसे एक पैर पे हॉप करना होता है। ऑपोजिट टीम के प्लेयर अपनी ट्रिक्स लगाते हैं अटैकर का बैलेंस बिगाड़ कर उसे गिराने के लिए। वहीं अटैकर को इस शेप के टॉप पे बने सर्कल के बीच वाले ट्रायंगल में पैर रखना है, जो करते ही उसकी टीम जीत जाएगी एंड गेम खत्म। अब ये गेम विजुअली काफी सिंपल लगता है, लेकिन जितना चैलेंजिंग और फिजिकल हो सकता है वो हमें फाइनल स्क्विड गेम में देखने मिलता है। एक स्मॉल मिस्टेक और अंजाम हमेशा मौत है। अब ये तो थी फाइनल गेम, बट एक और गेम है जो इस शो का पार्ट है, दैट इज द रिक्रूटिंग गेम। सीरीज का फर्स्ट कंपटीशन स्क्विड गेम का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट ये वो गेम है जो सभी कंटेस्टेंट्स को खेलना पड़ता है ताकि वो मेन इवेंट के लिए एक्सेप्ट हो सके। इस गेम का नाम कोरियन में है दकजी, जो इंग्लिश गेम पॉग्स के सिमिलर है। गेम में प्लेयर को एक पेपर कार्ड दूसरे के ऊपर ऐसे पटकना होता है कि वो फ्लिप हो जाए। अगर वो फ्लिप हुआ तो प्लेयर जीतता है, अगर नहीं हुआ तो सामने वाला। स्क्विड गेम में द रिक्रूटर कंटेस्टेंट्स को एक टेम्पटिंग ऑफर देता है। अगर वो जीतते हैं तो उन्हें 1 लाख वॉन मिलेगा, लेकिन अगर वो हारे तो उन्हें पैसे के बदले ओपोनेंट से एक जोर का थप्पड़ खाना पड़ेगा। इस गेम का सेटअप काफी क्लेवर है। एक तरफ पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स को पैसे का लालच दिया जाता है और दूसरी तरफ उनकी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है। एंड यही इन सभी कंटेस्टेंट्स को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके इस हाई स्टेकिंग गेम का पार्ट बनने के लिए लूर किया जाता है। सो नाउ यू नो ऑल द गेम्स एंड इन्हीं गेम्स के थ्रू एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते जाते हैं, यानी ऑफ कोर्स एक एक करके मारे जाते हैं। बट इस शो में सिर्फ गेम्स ही नहीं है जो लोगों के मरने के रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे प्लेयर्स एंड स्टाफ काफी अलग ढंग से भी मारे जाते हैं। एंड वो समझने के लिए लेट्स रिव्यू सीजन 1 ऑफ स्क्विड गेम्स। एपिसोड 1, रेड लाइट ग्रीन लाइट। शो शुरू होता है प्रोटैगनिस्ट सॉन्ग गी हुन पे, जिसकी लाइफ काफी मुश्किल चल रही है। उस पे लोन शार्क्स का कर्जा है, वो अपनी बेटी और एक्स वाइफ से भी दूर हो गया है। एक दिन ट्रेन स्टेशन पे एक वेल ड्रेस्ड आदमी
आदमी इससे मिलता है और उसे डकजी गेम खेलने का ऑफर देता है। गेम के बाद वो आदमी एक और ऑफर देता है एक हाई स्टेकिंग गेम खेलने का, जिसमें जीतने पर काफी बड़ा प्राइज मनी मिलेगा। गी-हुन मजबूरी में ये ऑफर एक्सेप्ट करता है। थोड़ी देर बाद एक वैन उसे पिक करती है एंड राइड के दौरान उसे बेहोश कर दिया जाता है, और जब वो होश में आता है तो एक डॉर्मिटरी में होता है जहां उसके साथ होते हैं 455 और लोग। सबके ट्रैक सूट्स पे सिर्फ उनके नंबर लिखे हैं और सब एक दूसरे से कंप्लीटली अननोन होते हैं। इस मोमेंट पे गेम में पार्टिसिपेंट्स है टोटल प्लेयर्स 456। यहाँ पे स्टाफ पिंक जंपसूट पहने हुए हैं जिनके चेहरे पे मास्क हैं और वो प्लेयर्स को रूल समझाते हैं। पता चलता है कि सारे प्लेयर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड जो 6 दिन में होने वाली 6 गेम्स के एंड में जीतेगा उसे बिलियंस ऑफ वॉन का प्राइज मिलेगा। सारी गेम्स एक मिस्टीरियस और मास्क आदमी फ्रंट मैन सुपरवाइज करता है। जब सभी प्लेयर्स क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें क्यों किडनैप किया गया तो उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती है जो सभी कंटेस्टेंट्स को सेल्समैन के साथ दागची खेलते हुए दिखाता है। अब ये जो फुटेज दिखाई जाती है इसमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। सब प्लेयर्स गेम के शुरू में ब्लू टाइल ही चूज करते हैं, हमें किसी को भी रेड टाइल चूज करते हुए नहीं दिखाया गया। अब यही स्मॉल डिटेल रिलेटेड है वर्कर्स के सिलेक्शन की थ्योरी से, जिसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। गी-हुन यहाँ मिलता है प्लेयर 001 एक एल्डरली आदमी से जो ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहा है। साथ ही उसे उसका चाइल्डहुड क्लासमेट चो सांग-वू भी मिलता है जो एक स्मार्ट लेकिन मॉरली बुरा कैरेक्टर है। एक पिक पॉकेट प्लेयर 67 भी वहां होती है जिसने पहले गी-हुन के सट्टे में जीते हुए पैसे चुरा लिए थे। अब अनाउंस होता है फर्स्ट गेम जो है रेड लाइट ग्रीन लाइट। गेम में अगर कोई प्लेयर हिलेगा तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। शुरुआत में प्लेयर शॉक्ड होते हैं और अफरा तफरी में बहुत लोग मारे जाते हैं, लेकिन सांग-वू और एक और प्लेयर 199 की मदद से गी-हुन समहाउ अपनी जान बचा लेता है और ये गेम कंप्लीट करता है। एपिसोड 2 हेल। पहले गेम के बाद जब आधे से ज्यादा प्लेयर्स मारे जाते हैं तो बचे हुए प्लेयर्स शॉक और फियर में होते हैं। उनकी डिमांड पे गेम्स के रूल के 3rd क्लॉज का यूज करके प्लेयर्स वोट करते हैं और मेजोरिटी के सपोर्ट से गेम कैंसिल हो जाती है, लेकिन प्राइज मनी का एक भी पैसा उन्हें नहीं मिलता। वापस लौटने पे गी-हुन डेडली गेम्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ डिटेक्टिव वॉन्ग जुनहो इस बात को सीरियसली लेता है जिसका भाई कुछ दिन पहले उसी मिस्टीरियस इनविटेशन कार्ड मिलने के बाद गायब हो गया था। अब थोड़े दिन बाद प्लेयर्स को फिर से इनवाइट किया जाता है गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस बार उनका डेस्परेशन उन्हें खींच लाता है क्योंकि रियल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन वापस आने वालों में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं गी-हुन जिसकी मां को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, सांग-वू जो फाइनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में अब एक फ्यूजिटिव बन चुका है, प्लेयर 001 जो अपनी बीमारी के बाद डिग्निटी से मरने के लिए रेडी है, प्लेयर 67 जो अपने पेरेंट्स को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करना और अपने छोटे भाई को ऑर्फनेज से निकालना चाहती है, प्लेयर 199 एक पाकिस्तानी माइग्रेंट जिसने अपने अनफेयर बॉस को मारा क्योंकि उसने उसका पैसा नहीं दिया, एंड प्लेयर 101 दोक्सू जो गैम्बलिंग डेब्ट्स के कारण गैंगस्टर बन गया है और अब अपनी जान बचा के भाग रहा है। डिटेक्टिव जुनहो सीक्रेटली गी-हुन का पीछा करता है जब गेम स्टाफ उसे पिक करते हैं। वो एक मास्क वर्कर को मार के उसका डिस्गाइज लेके गेम्स के अंदर घुस जाता है ताकि इस डेडली सिस्टम के बारे में सच्चाई पता कर सके। एपिसोड 3 द मैन विद द अम्ब्रेला। डिटेक्टिव जुनहो को पता चलता है कि गेम्स एक रिमोट आइलैंड पे हो रहे हैं जहां सिक्योरिटी काफी टाइट है। इसी बीच प्लेयर्स अलायंसेस बनाने लगते हैं। गी-हुन, सांग-वू, प्लेयर 001 और प्लेयर 199 एक टीम बन जाते हैं। प्लेयर 67 और प्लेयर 212 एक एयर वेंट के थ्रू वर्कर्स को शुगर मेल्ट करते देख लेते हैं जो ये हिंट देता है कि अगला गेम होने वाला है पबजी जिसमें प्लेयर्स को एक स्टैम्प शेप से कैंडी को परफेक्टली निकालना होगा, वो भी 10 मिनट्स की टाइम लिमिट में। गेम शुरू होता है एंड सांग-वू को जल्दी समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो अपनी टीम को वार्न नहीं करता और खुद के लिए इजीएस्ट शेप चूज करता है। दूसरी तरफ गी-हुन अननोइंगली सबसे डिफिकल्ट शेप अम्ब्रेला पिक कर लेता है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस से वो कैंडी के बैक को लिक करके एजेस को मेल्ट कर देता है और गेम कंप्लीट कर लेता है। प्लेयर 212 जो एक राउडी प्लेयर है एक स्मगल लाइटर का यूज करके दोक्सू की हेल्प करती है और दोनों बच जाते हैं। एक और स्केर्ड प्लेयर एग्जीक्यूशन के डर से एक स्टाफ मेंबर को हॉस्टेज बनाता है और उसका मास्क उतारता है, बट जब उसे पता चलता है कि स्टाफ मेंबर एक यंग आदमी है तो गिल्ट और फियर के कारण वो खुद को मार लेता है, बट साथ ही में फ्रंटमैन उस वर्कर को भी मार देता है जिसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी। एपिसोड 4 स्टिक टू द टीम। प्लेयर 111 एक डॉक्टर सीक्रेटली स्टाफ के साथ मिलकर काम करता है। ये स्टाफ डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इस इलीगल काम के बदले प्लेयर 111 को अगले गेम्स के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देती है। इसी बीच दोक्सू डॉम में एक प्लेयर को मार देता है एंड सरप्राइजिंगली स्टाफ इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद प्राइज मनी और ज्यादा बढ़ जाता है जो
टेंशन और बढ़ा देता है। अब लाइट्स आउट होने के बाद डॉम में एक रायट शुरू हो जाता है। प्लेयर्स एक दूसरे पे अटैक करते हैं और सर्वाइवल और भी मुश्किल हो जाता है। गीहुन और उसकी टीम समहाउ रायट्स को सर्वाइव कर लेते हैं एंड प्लेयर्स ट्रस्ट बनाने के लिए एक दूसरे से अपने नाम शेयर करते हैं। प्लेयर 199 का असली नाम अली अब्दुल है और प्लेयर 67 का नाम कांगसे ब्योक है। प्लेयर 001 अपने ब्रेन ट्यूमर के कारण अपना नाम याद ही नहीं कर पाता। प्लेयर 212 जिसका नाम हान मिन्यो है वो द्योक्सू के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चली जाती है ताकि अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। थर्ड गेम से पहले प्लेयर्स को 10 मेंबर्स की टीम बनानी होती है। गीहुन की टीम से ब्योक के थ्रू एक और लड़की प्लेयर 240 को रिक्रूट करती है एंड अली एक और प्लेयर 276 को टीम में लाता है। अब रिवील होता है गेम टग ऑफ वॉर जो एक रेस प्लेटफॉर्म पे खेला जाता है। इस गेम में हर टीम को अपने ओपोनेंट्स को प्लेटफॉर्म से नीचे खींच के गिराना होता है। द्योक्सू जो गेम्स के रूल प्लेयर 111 यानी डॉक्टर के थ्रू पहले ही जान चुका होता है, वो अपनी टीम में सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेल प्लेयर्स को लेता है और मिन्यो को रिजेक्ट कर देता है। मिन्यो रिजेक्शन के बाद गीहुन की टीम को ज्वाइन कर लेती है। जब द्योक्सू की टीम अपना मैच जीत लेती है तब गीहुन की टीम का सामना एक और ऑल मेल टीम से होता है। डिस्पाइट बीइंग फिजिकली वीकर, गीहुन की टीम प्लेयर 001 की स्मार्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू उनसे फाइट करती है। एपिसोड 5 अ फेयर वर्ल्ड। प्लेयर 001 की स्ट्रेटजी, सांगवू की क्विक थिंकिंग एंड टीम वर्क की वजह से गीहुन की टीम टग ऑफ वॉर जीत जाती है। अब गेम के बाद डॉम में आके वो फिर से राइट होने का एंटिसिपेशन करने लगते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए वो बैरिकेड्स बनाते हैं। फिर वो रात भर एक एक करके गार्ड भी करते हैं ताकि किसी अटैक को टैकल कर सके, लेकिन इस रात कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जुनहो ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट का पार्ट बनता है क्योंकि उस स्टाफ मेंबर के आइडेंटिटी जो जुनहो ने चुराई थी वो भी इस रैकेट में इन्वॉल्व था। लेकिन रैकेट का सच पता लगते ही फ्रंटमैन काफी रूथलेस तरीके से रैकेट में इन्वॉल्व सब लोग इंक्लूडिंग प्लेयर 111 को मार देता है। फ्रंटमैन जुनहो के अगेंस्ट मैन हंट शुरू करता है, लेकिन जुनहो स्मार्टली फ्रंटमैन के ऑफिस में घुस के डॉक्यूमेंट चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये डेडली गेम्स पिछले 30 सालों से चल रही हैं। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि जुनहो का मिसिंग बड़ा भाई वांग इनहो 2015 की स्क्विड गेम का विनर था। एपिसोड 6 गनबू। अगले दिन प्लेयर्स देखते हैं कि प्लेयर 111 और उसके साथ के स्टाफ मेंबर्स को चीटिंग के बाद लटका के मार दिया गया है। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे अगला गेम अनाउंस नहीं होता। इनफैक्ट प्लेयर्स को रैंडमली पिकनिक के लिए पेयर अप करने को कहा जाता है। हर कोई सोचता है कि ये एक टीम बेस्ड गेम होगा एंड वो अपने ट्रस्टेड प्लेयर के साथ पेयर अप करते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि उन्हें अपने पार्टनर के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। ये गेम मार्बल बेस्ड होता है जिसमें प्लेयर्स अपना रूल बना सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए उन्हें अपने पार्टनर के सारे मार्बल्स 30 मिनट्स के अंदर लेने होंगे। हर राउंड के एंड में एक पार्टनर डेफिनेटली मरेगा। से ब्योक और प्लेयर 240 जी योंग अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं। जी योंग के पास जीने का कोई खास रीजन नहीं है, इसी वजह से वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और से ब्योक जीत जाती है। दूसरी तरफ सांगवू अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए अली को धोखा देता है। वो अली को फूल करके उसके मार्बल्स ले जाता है जिससे अली की मौत हो जाती है। थग द्योक्सू अपने पार्टनर और लॉयल हेंचमैन जा योंग को हराता है, जो दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। गीहुन जो अपने सर्वाइवल के लिए डेस्परेट है, प्लेयर 001 के डेमेंशिया का फायदा उठाकर उससे गेम जीत लेता है। लेकिन जैसे ही गेम खत्म होने वाली होती है, गीहुन को पता चलता है कि प्लेयर 001 को उसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में सब पता था। फिर भी प्लेयर 001 जिसका असली नाम ओ इल नम है, वो गीहुन को जीतने का मौका देता है क्योंकि वो उसका गंगबू है, यानी कि कोरियन में एक ट्रस्टेड फ्रेंड। मार्वल गेम के बाद गीहुन, सांगवू और से ब्योक काफी ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खुद के सर्वाइवल के लिए मरने दिया। एपिसोड 7 वीआईपीज। प्लेयर्स डॉम में वापस आकर मिन्यो जो मार्वल गेम के लिए पार्टनर नहीं बना पाई थी उससे जिंदा पाते हैं। इसी बीच कुछ फॉरेन वीआईपीज गेम लोकेशन पे आते हैं। ये अल्ट्रा रिच लोग पहले गेम्स पे रिमोटली बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब अगले राउंड्स को लाइव देखने और बेट्स खेलने के लिए वो यहाँ आए हैं। डिटेक्टिव जुनहो जो अब एक मास्क सर्वेंट का डिस्गाइज पहने हुए है, उसे एक वीआईपी सेक्सुअल प्रपोजिशन देता है, बट उसी के प्राइवेट रूम में जुनहो उस वीआईपी पे अटैक करता है, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है और फिर आइलैंड से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच अनाउंस होता है 5वां गेम हॉप स्कॉच एके ग्लास ब्रिज। प्लेयर्स को एक 2 पैनल वाइड ग्लास ब्रिज को क्रॉस करना है। हर पैनल या तो टेम्पर्ड ग्लास का हो सकता है या फिर रेगुलर ग्लास का। प्लेयर्स प्री सिलेक्टेड नंबर्स के हिसाब से लाइन अप होते हैं। जो ब्रिज के फ्रंट में होते हैं उन्हें पैनल्स पे पहले जाना पड़ता है और आगे के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स एक एक करके गिर कर मारे जाते हैं। द्योक्सू अपनी अग्रेसिव नेचर के साथ मूव करने से इनकार कर देता है और दूसरे प्लेयर्स को वो फोर्स करने लगता है उससे आगे जाने के लिए। मिन्यो जो द्योक्सू के बिट्रेयल से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी, अपनी मौत सामने देखकर बदले के लिए उसे पकड़ लेती है और कूद के अपने साथ ब्रिज से नीचे गिरा देती है। प्लेयर 17 जो एक एक्स क्लास वर्कर है, अपने एक्सपीरियंस से
से सेफ पैनल्स गैस करने लगता है, लेकिन फ्रंटमैन लाइट्स ऑफ करवा देता है एंड उनका ये एडवांटेज भी खत्म हो जाता है। गेम का टाइम खत्म हो रहा होता है एंड सांग-वू अपनी रुथलेसनेस दिखाते हुए लास्ट ट्रिक पैनल रिवील करने के लिए प्लेयर 17 को ही पुश करके मार देता है। गेम के एंड में सिर्फ गी-हुन, सांग-वू और से-ब्योक ही ब्रिज क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही ये गेम खत्म होता है पूरा ब्रिज एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जिससे बचे हुए प्लेयर्स भी इंजर होते हैं। एपिसोड 8 फ्रंटमैन। फाइनलिस्ट को फॉर्मल कपड़े दिए जाते हैं और एक एलिगेंट डिनर अरेंज किया जाता है। से-ब्योक जो ग्लास ब्रिज एक्सप्लोजन के बाद घायल है, अपनी इंजरीज को छुपाने की कोशिश करती है। डिनर के बाद हर एक प्लेयर को एक नाइफ भी दिया जाता है, जिससे टेंशन और भी बढ़ जाता है। गी-हुन से-ब्योक से बात करता है और कहता है कि उन्हें सांग-वू के अगेंस्ट अलायंस बनाना चाहिए, बट से-ब्योक गी-हुन से सिर्फ एक प्रॉमिस लेती है, जो भी जीतेगा वो दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। गी-हुन एक पॉइंट पे सांग-वू के सोते हुए उसे मारने का प्लान करता है, लेकिन से-ब्योक उसे रोक देती है। बट से-ब्योक के घाव ज्यादा बढ़ चुके होते हैं एंड उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एंड जब गी-हुन स्टाफ को मदद के लिए बुलाने जाता है, तभी सांग-वू से-ब्योक को मार डालता है। जब गी-हुन वापस आता है, से-ब्योक की मौत से शैटर्ड वो गुस्से में सांग-वू पे अटैक करता है, लेकिन स्टाफ दोनों को अलग कर देते हैं, सांग-वू को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं एंड फाइनल राउंड खेलना जरूरी है। दूसरी तरफ जुनहो एक और आइलैंड तक पहुंचता है, लेकिन फ्रंटमैन और उसका स्टाफ उसका पीछा करते हैं। अब एक इंटेंस मोमेंट में जुनहो के लिए एक शॉकिंग रिविलेशन होता है। फ्रंटमैन एक्चुअली उसका एल्डर ब्रदर इनहो है। इनहो से गेम्स ज्वाइन करने और उनका हिस्सा बनने के लिए रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जुनहो अपने एथिक्स पे खड़ा रहता है एंड उसे मना कर देता है। इस रिफ्यूजल के बाद इनहो उसके कंधे पे गोली मार देता है एंड जुनहो क्लिफ से नीचे समुंदर में गिरता है। एपिसोड 9 वन लकी डे। फाइनल गेम स्क्विड गेम के डेडली राउंड में गी-हुन और सांग-वू की एक इंटेंस फाइट होती है। गी-हुन सांग-वू को हरा देता है, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हुए उसे मारने से मना कर देता है। गी-हुन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो रूल्स के 3rd क्लॉज का यूज करके गेम्स रोक दे, ताकि दोनों जिंदा वापस जा सके, लेकिन सांग-वू अपने गिल्ट और डेस्परेशन में खुद को ही चाकू मार लेता है। मरने से पहले वो गी-हुन से अपनी माँ का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करता है। सांग-वू के सैक्रिफाइस के बाद गी-हुन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और सियोल वापस भेज दिया जाता है। गी-हुन को एक बैंक कार्ड दिया जाता है, जिससे वो प्राइज मनी एक्सेस करके देखता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो पाता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। अब सीधे 1 साल बाद गी-हुन अब भी अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर नहीं निकल पाया है। उसने अपने प्राइज मनी को छुआ तक नहीं है एंड वो ऑलमोस्ट एक लॉस्ट जिंदगी जी रहा है। बट एक दिन गी-हुन को अपने गंगबू ओइल नाम से एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। जब वो जाके उससे मिलता है तो ओइल नाम को डेथ बेड पे पाता है। इल नाम रिवील करता है कि ये डेडली गेम्स उसने खुद कुछ और अल्ट्रा रिच लोगों के साथ मिलकर सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे, और इल नाम खुद मरने से पहले सिर्फ नॉस्टैल्जिया एंड थ्रिल सीक करने के लिए गी-हुन की टीम का पार्ट बना। बातें करते हुए इल नाम एक आखिरी बेट लगाता है, क्या एक बेहोश आदमी जो स्ट्रीट कॉर्नर पे पड़ा है उसे मिडनाइट से पहले मदद मिलेगी या फिर उसे मरने दिया जाएगा। गी-हुन अब भी इंसानियत पे भरोसा रखता है और उसके बेट जीतते हुए उस आदमी को कोई और बचा लेता है। बट कुछ ही देर बाद गी-हुन के सामने ही इल नाम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। बट अब गी-हुन को होश आ चुका होता है। नेक्स्ट वो अपने दोस्तों के लिए अपने प्रोमिसेस को निभाता है। वो से-ब्योक के छोटे भाई को ऑर्फनेज से निकालता है एंड उसका ख्याल सांग-वू की माँ से रखवाता है। साथ ही वो उन्हें प्राइज मनी का एक हिस्सा भी देता है, जो उनके लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका बने। जब गी-हुन अपनी बेटी से मिलने के लिए लॉस एंजलिस फ्लाइट लेने एयरपोर्ट जाता है, तो वो वही रिक्रूटर को दागची खेलते हुए देखता है, जो अगेन नए डेस्परेट प्लेयर्स को रिक्रूट करने की फिराक में है। गी-हुन उस प्लेयर से इनविटेशन कार्ड लेके उस कार्ड के नंबर पे कॉल करता है एंड पूछता है कि ये गेम्स कौन चला रहा है, बट उसे एक रूड आंसर मिलता है कि उसे चुपचाप प्लेन में बैठ के निकल जाना चाहिए। लेकिन गी-हुन प्लेन बोर्ड करने की बजाय कॉल कट करता है और एयरपोर्ट टर्मिनल से वापस मुड़ जाता है, अपनी जिंदगी का एक नया मिशन और पर्पस लेकर। वो पर्पस है स्क्विड गेम्स का खात्मा करना। इस फाइनल मोमेंट में गी-हुन का ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखाई देता है, सिर्फ उसके बालों से ही नहीं, उसके एक्शन से भी। एक पावरलेस आदमी से लेकर एक इंसान जो इस डेडली सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने का फैसला कर चुका है। एंड यहीं से कंटिन्यू होती है स्क्विड गेम सीजन 2 की आगे की कहानी। नाउ मूविंग ऑन टू ईस्टर एग। शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जो प्यारा सा ओल्ड मैन लग रहा था वो एक्चुअली मॉन्स्टर निकला। ये रिवील सभी ऑडियंस के लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज था, लेकिन मल्टीपल हिंट्स एंड ईस्टर एग्स ओ हिल नम की आइडेंटिटी थ्रू आउट द एपिसोड्स रिवील करते हैं। एंड ये है वो सभी क्लूज। नंबर 1, इल नाम का हर गेम को डिटेल में जानना एंड उन्हें जेन्युइनली एंजॉय करना। वो हर चैलेंज में हंसते हुए और मजे करते हुए
हुए दिखता है, जैसे उसे पता हो कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज और काम डिमीनर थ्रू आउट द गेम्स उसे बाकी कंटेस्टेंट से जो टेंशन और फियर के बीच कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनसे काफी अलग करता है। नंबर 2, जब आधे प्लेयर्स को राउंड 1 में गोली से मार दिया जाता है एंड बाकी सब शॉक में खड़े होते हैं, तब 001 सबसे पहले आगे बढ़ने वाला प्लेयर होता है। पहले लगता है कि उसका डेमेंशिया इस मोमेंट को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में क्रिएटर होने की वजह से उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल डर या हेसिटेशन नहीं दिखाता। ऑल्सो इसी गेम के दौरान जब एनिमेट्रॉनिक्स डेथ डॉल प्लेयर्स को स्कैन करती है, जो प्लेयर्स मूव करते हैं वो स्कैन्स में ब्राइट हाईलाइट होते हैं, लेकिन जब डॉल 001 को स्कैन करती है तो वो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में उतना ब्राइट हाईलाइटेड नहीं दिखता। अब क्या इस डॉल को स्पेसिफिकली प्रोग्राम किया गया था ताकि वो 001 या उसके आसपास के प्लेयर्स को शूट ना करे, ताकि एटलीस्ट उसका सर्वाइवल पहले राउंड में इंश्योर्ड हो। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा दिख रहा है। आपके इस पॉइंट को लेके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 3, फर्स्ट गेम के बाद काफी प्लेयर्स गेम से एग्जिट करना चाहते हैं। रूल्स के मुताबिक वोटिंग होती है एंड इल्नाम यानी कि प्लेयर 001 सबसे आखिर में अपना वोट डालता है। एक्सपेक्टेड था कि वो गेम्स कंटिन्यू करने के लिए वोट करेगा, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए इल्नाम रेड बटन प्रेस करके गेम्स एंड करता है। अब उसकी बैक स्टोरी के हिसाब से उसके जीने का कोई रीजन नहीं था, उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था और उसकी मेमोरी भी वीक थी। तो ऐसे में इल्नाम के इस डिसीजन के पीछे एक छोटी सी थ्योरी है। वो चाहता था कि प्लेयर्स के पास एक चांस हो अपनी चॉइस से डिसीजन लेने का एंड वो डिसाइड कर सके कि क्या वो गेम में वापस आना चाहते भी हैं या नहीं। बिकॉज फर्स्ट गेम तक तो प्लेयर्स को आइडिया ही नहीं था कि ये गेम्स इतने डेडली होंगे, बट जो लोग वापस आते हैं वो खुद अपने डेस्परेट सिचुएशंस के कारण आते हैं। अगर सबको फ्री विल दी जाए एंड फिर भी वो वापस आए तो इल्नाम अपने ऊपर से उनकी मौत का गिल्ट हटा सकता है। तो इनिशियली ये डिसीजन सरप्राइजिंग लगता है, बट हाइंडसाइट में ये इल्नाम के एक लार्जर प्लान का कैलकुलेटेड मूव था। नंबर 4, गेम्स कैंसिल होने के बाद इल्नाम अपने प्लान के अकॉर्डिंग गीहुन को डायरेक्टली टारगेट करता है। दोनों की एक रैंडम सी मीटिंग गीहुन के नेबरहुड में होती है एंड उनके कन्वर्सेशन में इल्नाम कैजुअली मेंशन करता है कि उसका एक दोस्त इसी एरिया में रहता है। अब इस मोमेंट पे किसी को इस डायलॉग का सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता, बट अगेन हाइंडसाइट में ये क्लू लगता है कि इल्नाम गीहुन को ही शायद अपने दोस्त के रूप में रेफर कर रहा था। नंबर 5, हनीकॉम्ब चैलेंज के सबसे आसान शेप्स में से एक है स्टार शेप, जिसे नीडल से कार्व करना शायद काफी सिंपल है। इल्नाम ने अपने लिए यही शेप चूज किया। अपनी एज और स्लो मूवमेंट्स के बावजूद इल्नाम स्टार शेप को बिना किसी ट्रिक या स्पेशल टेक्निक के आसानी से कार्व कर लेता है। अब शायद हो सकता है कि उसने पहले से ही इस चीज की प्रैक्टिस की हो, बट एनीवेज ये उसके कॉन्फिडेंस और उसका पहले से इस गेम का नॉलेज होने का एक और क्लू था। नंबर 6, एपिसोड 4 में राइट सीन के एंड में 001 बेड्स के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है और गार्ड से लड़ाई रोकने की गुजारिश करता है। जैसे ही 001 ये रिक्वेस्ट करता है, फ्रंटमैन तुरंत लाइट्स ऑन कर देता है और गार्ड्स को राइट खत्म करने के लिए भेजता है। अब शुरू में ये काफी अजीब लगता है कि फ्रंटमैन सिर्फ एक बूढ़े आदमी के डरने की वजह से फाइट्स खत्म कर देता है, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि 001 एक्चुअल में फ्रंटमैन का बॉस है तो चीजें थोड़ी क्लियर होती है। 001 का स्टेटस और अथॉरिटी वो रीजंस है जो गार्ड्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 7, 001 का टग ऑफ वॉर स्ट्रेटेजी काफी थॉरो और नियर परफेक्ट था। वो कामली टीम को गाइड करता है, ओपोनेंट्स को थकने देने वाली टेक्निक यूज करता है और मेंबर्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने की एडवाइस देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताता कि उसने ये टेक्निक सीखी कहां से। चांसेस है कि ये सब उसने पिछली गेम्स को देख के नोटिस करने के बाद ही सीखा है। बट यहीं पे अगर आप क्लोजली देखें तो एक और डिटेल सामने आती है। जो हैंडकफ्स प्लेयर्स को रोप से बांध रखे हैं उनमें 001 के कफ एक्चुअली लॉक्ड नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर उनकी टीम हार भी जाती तब भी 001 के बचने के चांसेस थे। नंबर 8, मार्बल गेम्स के दौरान इल्नाम बताता है कि उसे ये लोकेशन उसके घर के नेबरहुड जैसी लग रही है। वो गीहुन को अपने पीछे घुमाता है जब तक कि वो एक ऐसे घर तक नहीं पहुंचता जो उसके अपने घर के सिमिलर दिखता है। अब शुरू में लगता है कि ये उसके डेमेंशिया का इफेक्ट है जो वो शायद फेक कर रहा था, लेकिन अगर क्लोजली देखे तो चांसेस हैं कि ये सेट उसके घर से मैच करता है, क्योंकि वो इस शो का क्रिएटर है और उसने हो सकता है सिमिलर सेट बनवाया हो। ऑल्सो सबसे सस्पिशियस मोमेंट तब लगता है जब 001 कहता है कि वो एक पोल के पीछे छुपकर अपने बच्चों और उनके दोस्तों को खेलते हुए देखता था और वो लोग कभी नोटिस तक नहीं करते थे कि वो उन्हें देख रहा है। मेरा बेटा
अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता था, खंबे के पीछे जाकर छुप जाया करता था और उसे खेलते हुए देखता था। ये स्टेटमेंट एक क्लियर फोरशैडोइंग लगती है, क्योंकि अब तो वो लिटरली इन सभी प्लेयर्स को गेम्स खेलते हुए देख रहा है, लेकिन कोई गेस भी नहीं कर सकता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड वही है। नंबर 9, जब डिटेक्टिव जुनहो रीसेंट गेम्स के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो वहां से प्लेयर 001 की डिटेल्स मिसिंग है। रिकॉर्ड सिर्फ प्लेयर 2 से शुरू होते हैं। ये क्लियरली हिंट करता है कि इल नाम को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो शो का क्रिएटर है। एडिशनली उसका नाम इल नाम का कोरियन में मतलब है फर्स्ट मैन, एंड ये एक सिंबॉलिक टाइटल लगता है। ऑल्सो इल नाम शायद उसका रियल नेम भी ना हो और ये भी सिर्फ एक मेड अप नाम है। नंबर 10, एपिसोड 6 में गीहुन अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड इल नाम को एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल देता है, एंड उसके गेम जीतने के बाद एक गन शॉट सुनाई देता है और लगता है कि इल नाम को मार दिया गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इल नाम की डेथ वाला सीन ऑडियंस को कभी दिखाया ही नहीं जाता। जब कैमरा पैन आउट करता है तो जहां इल नाम की लाश होनी चाहिए थी वहां कुछ भी नहीं होता। तो ये गन शॉट बस एक इल्यूजन था और ये इल नाम के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो नेक्स्ट राउंड के पहले गेम से सेफली एग्जिट कर पाए। ऑल्सो अगर नोटिस करो तो मार्बल गेम्स के पहले इल नाम पार्टनर ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। अगर किसी ने उसके साथ पेयर अप नहीं किया होता तो शायद ऐसा दिखाया जाता कि जो प्लेयर बच गया उसे मार दिया गया एंड इल नाम को क्वाइटली एग्जिट करवा दिया जाता। बट गीहुन के उसे सिलेक्ट करने की वजह से इल नाम को अपनी ट्रिक थोड़ी चेंज करनी पड़ी। एंड फाइनली नंबर 11, जो सबसे बड़ा क्लू है। एपिसोड 7 में हम होस्ट को एक कोरियन मैन के रूप में देखते हैं जो गोल्ड मास्क पहने हुए है। वीआईपीज के आने से पहले फ्रंट मैन उससे कहता है कि गेम शुरू होने वाला है। होस्ट अपना गोल्ड का मास्क उतारता है और उसके हाथ स्क्रीन पर दिखते हैं, लेकिन ये सीन काफी जल्दी कट हो जाता है और ऑडियंस को उसका फेस देखने नहीं मिलता। लेटर जब ओएल नाम का मास्टरमाइंड होना रिवील किया गया है तब ये सीन हमें फिर से दिखता है। इस बार ये कंफर्म होता है कि होस्ट एक्चुअली ओएल नाम ही था। अगर आप एपिसोड 7 के इस सीन को अब फिर से ध्यान से सेकंड टाइम देखोगे तो गोल्ड मास्क को पकड़ने वाला हाथ इल नाम का ही है, एज्ड एंड रिकॉग्नाइजेबल। ये सटल डिटेल इल नाम के मास्टरमाइंड होने का एक और प्रूफ है, जो ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम देखने पे रियलाइज नहीं होता, लेकिन सेकंड टाइम देखने पे सारी चीजें काफी क्लियरली दिख के आती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मोर टेक्निकल डिटेल्स। स्क्विड गेम में सभी प्लेयर्स ब्लू और ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहने होते हैं जिनमें उनके प्लेयर नंबर लिखे हैं। वहीं जो मास स्टाफ है वो सब पिंक जंपसूट पहनते हैं और उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सर्कल्स वाले वर्कर्स हैं, उनका काम है आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लीनिंग करना एटसेट्रा। ट्रायंगल वाले आर्म्ड स्टाफ है जो गन्स कैरी करते हैं, और स्क्वायर्स वाले मैनेजर्स हैं जिनका काम है ये इंश्योर करना कि सर्कल्स और ट्रायंगल स्टाफ अपना काम सही से कर रहे हैं, प्लस जरूरत पड़ने पे प्लेयर्स से बात भी करना। अब ये तीनों शेप्स प्लेस्टेशन कंट्रोलर पर भी देखने मिलती है, जो चीज काफी कॉमन ऑब्जर्वेशन था। बट इसके अलावा ये तीनों शेप्स हमें मल्टीपल टाइम शो में देखने मिलती है। सबसे पहले रिक्रूटर के कार्ड पे जो वो गीहुन को देता है, उसकी बैक साइड पे यही 3 आइकन्स है और फ्रंट पे हमें एक होम आइकन में भी यही 3 शेप्स दिखती हैं। नंबर 2, फैसिलिटी के मेज डोर्स और रूट में भी यही सेम शेप्स मल्टीपल एंगल से दिखाई देती हैं। टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, शो के डायरेक्टर वॉन्ग डोंग ह्यूक ने इंटरव्यू में कहा था कि उन स्टेयर्स का इंस्पिरेशन पॉपुलर ग्राफिक आर्टिस्ट MC एशर के आर्ट पीस रिलेटिविटी से लिया गया है। इस आर्ट वर्क में कई स्टेयरकेस इंटरवीव करती है और ग्रेविटी को डिफाई करते हुए दिखती है, जो व्यूअर्स को काफी डिसोरिएंट करने की कोशिश करता है। बैक टू द शेप्स। नंबर 3, मल्टीपल गेम्स में ये शेप्स हमें मल्टीपल टाइम्स दिखाई देती है। नंबर 4, 6 राउंड स्क्विड गेम का डायग्राम इन्हीं शेप्स का बना है। नंबर 5, इवन रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल के हेयर का क्लिप भी इन्हीं सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये शेप्स कोरियन अल्फाबेट से डिराइव्ड हैं। यहाँ सर्कल लेटर O को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल लेटर J को और स्क्वायर लेटर M को। ये तीनों लेटर्स मिलके OJM बनाते हैं, जो शो के टाइटल, जो मैं शायद काफी बुरी तरह से प्रोनाउंस करने वाला हूँ उसके लिए सॉरी, ओजिनगियो गेम यानी कि स्क्विड गेम का इनिशियल है। नाउ कमिंग टू द थ्योरी कि ये स्टाफ सिलेक्ट कैसे होते हैं, बिकॉज सीजन 1 एंड होने तक हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये स्टाफ भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। उन्हें भी डेजिग्नेटेड रूम्स में रहना पड़ता है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते एटसेट्रा, हिंटिंग कि ये स्टाफ लोग भी पैसे के लालच से लाए गए हैं। तो इनका सिलेक्शन आखिर कैसे किया गया होगा? एक काफी इंटरेस्टिंग ऑनलाइन थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मेन क्लू रेड एंड ब्लू दागजी पेपर टाइल्स में छुपा है। यस, वही गेम जो रिक्रूटर प्लेयर्स के साथ खेलता है। इसी गेम में गीहुन ब्लू दागजी चूज करता है, और अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में जब डॉर्म रूम में स्क्रीन पे सभी प्लेयर्स को दिखाया गया था ये गेम खेलते हुए, तो सभी के सभी ने ब्लू टाइल ही सिलेक्ट की थी। अब हो सकता है कि ब्लू टाइल सिलेक्ट करने वाले को गेम में प्लेयर के रूप में सिलेक्ट किया जाए एंड वहीं रेड टाइल सिलेक्ट
सिलेक्ट करने वाले को स्टाफ मेंबर के रूप में। ऑल्सो ये थ्योरी काफी मैच करती है गेम्स के रूल्स के साथ, जहां हर कंटेस्टेंट को गेम से पहले चॉइसेस दी जाती हैं, जैसे शुगर हनीकॉम्ब गेम से पहले उन्हें शेप चूज करने देना या मार्बल गेम से पहले पार्टनर चूज करना। वैसे ही ब्लू और रेड डार्क पेपर टाइल्स के बीच का चॉइस भी कुछ तो ट्विस्ट लाता होगा। इंटरेस्टिंगली ब्लू टाइल्स प्लेयर्स के इन ब्लू ग्रीन ट्रैक सूट्स के कलर से मैच होता है, जबकि रेड टाइल्स स्टाफ के पिंक रेड जंप सूट से मैच करते हैं, क्योंकि स्क्विड गेम एक सीरीज फुल ऑफ मेटाफोर्स है। तो अगर इन रेड और ब्लू टाइल्स का कोई मतलब नहीं है तो वो अब्सर्ड लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल हिडन ईस्टर एग्स। नंबर 1, एपिसोड 1 में हमें गीहुन के करंट सर्कमस्टेंसेस के साथ उसकी गैम्बलिंग एंड रेस हॉर्सेस पे बेटिंग करके पैसा जीतते हुए दिखाया जाता है। इसी से वो अपनी डॉटर गायोंग को एक अच्छा डिनर करवाने का प्लान करता है, बट वो पैसे कांग से ब्योक चुरा ले जाती है। फिर अपने रिमेनिंग पैसे से वो क्लॉ मशीन से एक गिफ्ट बॉक्स जीतता है जिसपे लगा है पिंक रिबन, एंड यही गिफ्ट बॉक्स वो आगे अपनी बेटी को देता है। लेकिन जब गायोंग ये बॉक्स खोलती है तो उसमें एक रियलिस्टिक लुकिंग पिस्टल लाइटर मिलता है। इस बॉक्स का शेप और स्टाइल वैसा ही है जैसा उन कॉफिन्स का है जो बाद में एलिमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स को इंसिनरेटर तक ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो लाइटर गन की तरह दिख रहा है वो शो में आगे आने वाले वायलेंस का सिंबल है। और ऑफ कोर्स लाइटर खुद भी इस बात को मेटाफोरिकली दिखाता है कि उस कॉफिन्स की बॉडीज को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। नंबर 2, ऑल्सो यस, गेम्स की शुरुआत में प्लेयर्स को इसी तरह के बॉक्सेस में बिजनेस कार्ड्स मिलते हैं। इन बॉक्सेस का असली मतलब कॉफिन्स के रूप में आगे चल के देखी जाता है। नंबर 3, गीहुन का प्लेयर नंबर 456 है, और अगर आप सीरीज की शुरुआत में वापस जाके देखें तो उसके रेस ट्रैक पे जीते गए पैसे भी 4.56 मिलियन वॉन थे। गेम्स के एंड तक गीहुन 4.56 बिलियन वॉन के साथ शो जीत जाता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता, लेकिन ये सिग्निफाई क्या करता है? हो सकता है कि ये रिकरिंग नंबर ये बता रहा हो कि गेम की स्टार्टिंग से एंड तक गीहुन की मेंटालिटी कितनी चेंज हो गई है। वो 4.56 मिलियन वॉन जीत के खुश था, लेकिन 4.56 बिलियन वॉन उसने पूरे एक साल तक टच तक नहीं किए। ये साथ ही में उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो इल नाम उससे सीरीज के एंड में कहता है कि जो सबसे अमीर है और जो सबसे गरीब है, दोनों की जिंदगी में मजे नहीं होते। गीहुन का रेस ट्रैक पे जीतना उसे गरीबी की वजह से काफी खुश कर देता है, बट वहीं गेम्स में बिलियंस ऑफ वॉन का प्राइज मनी उसे काफी उदास और खाली महसूस कराता है। नंबर 4, फाइनल गेम से पहले गीहुन, सांगवू और से ब्योक को स्टीक डिनर दिया जाता है। ये कॉल बैक है एपिसोड 1 का, जब गेयोंग गीहुन से कहती है कि उसका स्टेप फादर उन्हें स्टीक डिनर पे लेके गया था। मैं मम्मी और दूसरे पापा के साथ स्टेक हाउस गई थी। नंबर 5, थ्रू आउट द गेम्स कंटेस्टेंट्स डेस्परेट होते हैं ये जानने के लिए कि अगले राउंड में कौन सा गेम उनका इंतजार कर रहा है। अगले गेम का पता चलना एक बड़ा एडवांटेज है, और प्लेयर 111 ब्योंगी इसी रीजन से गार्ड के साथ एक रिस्की डील करता है कि वो मर चुके पार्टिसिपेंट्स के ऑर्गन्स निकाल के देगा ताकि वो ट्रैफिकिंग कर पाए। उनके एक्शंस एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि बुरे लोगों के ग्रुप के बीच में भी उनसे भी बुरे और नीच लोग हो सकते हैं, बट दूसरी तरफ ये रिस्की अरेंजमेंट सिर्फ उन स्टाफ मेंबर्स की ही नहीं, प्लेयर 111 की भी मौत का कारण बनता है। अगर वो थोड़ा दिमाग लगा के अपने डॉम की वॉल्स को ही देखता तो चारों तरफ म्यूरल्स बने हुए हैं। ये हर एक म्यूरल उन गेम्स को रिप्रेजेंट करता है जो कंटेस्टेंट्स ने 6 राउंड्स के दौरान खेले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ 456 बेड्स होने की वजह से वॉल्स का व्यू ब्लॉक्ड था, एंड जैसे जैसे प्लेयर्स एलिमिनेट होते गए, बेड्स हटते गए, तो एटलीस्ट बचे कंटेस्टेंट्स के लिए ये काफी बड़ा हिंट था। नंबर 6, स्क्विड गेम के एपिसोड 6 में से ब्योक और उसकी पार्टनर जी योंग डिसाइड करते हैं कि वो कंपटीशन में फाइट ना करके सिर्फ गर्ल टॉक करेंगे। दोनों अपने पास्ट, फियर्स और फ्यूचर को लेके डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट पर जी योंग मूवी इनसाइड मैन से एक लाइन कोट करती है, एंड कोरियन एक्टर ली ब्योंग हुन को मेंशन भी करती है। Go to the Maldives for a while instead. And have a mojito too, like the movie. Lee Byung-hun's in it. इस डिटेल का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ब्योंग हुन भी स्क्विड गेम शो के कास्ट मेंबर है। ये मिस्टीरियस फ्रंटमैन का रोल उन्होंने ही प्ले किया है। नंबर 7, फ्रंटमैन के कॉस्ट्यूम का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है उसका मास्क, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल डिजाइन किया गया है। शो के डायरेक्टर होंग ने बताया कि फ्रंटमैन का मास्क एक्चुअली स्टार वॉर्स के विलन डार्थ वेडर को होमेज देने के लिए बनाया गया है। एंड दिस मास्क ब्रिंग्स अस टू फ्रंटमैन, जो रिवील होता है इन हो के रूप में, यानी कि उस इंस्पेक्टर का भाई। ऑल्दो ये हिंट्स मल्टीपल टाइम पिछले एपिसोड्स में हिंट किया गया था, सो लेट्स रिव्यू ऑल दोज हिंट। नंबर 1, एपिसोड 2 में जब जुनहो अपने गायब भाई के
अपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करता है वहां उसे कुछ आर्ट और फिलॉसफी की किताबें मिलती है। इनमें फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिजायर बाय जैक्विस लैकन। ये बुक ह्यूमन साइकोलॉजी स्पेशली डिजायर्स को एक्सप्लेन एंड क्वेश्चन करती है। इसके अलावा यहाँ एक और बुक है बेल्जियन आर्टिस्ट रेने मैग्रेट की द एम्पायर ऑफ लाइट। ये पेंटिंग्स के थ्रू डे एंड नाइट के पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस दिखाती है। अब ये ऑलरेडी हिंट्स थी कि उसका भाई किस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है, लेकिन जुनहो का ध्यान उस ब्लैक बॉक्स पर जाता है जिसपे पिंक रिबन बंधी है। यस, वही ब्लैक बॉक्स जो स्क्विड गेम के वर्कर्स डेड बॉडीज डिस्पोज करने के लिए यूज करते हैं। तो मे बी यहीं से वो मॉडल कफिन डिजाइन्स इंस्पायर्ड थे। नंबर 2, जुनहो जब आर्काइव रूम में पहुंचता है तो उसे इनहो का प्लेयर फाइल मिलता है जो ये रिवील करता है कि इनहो ने 2015 में गेम जीता था। ये हिंट देता है कि इनहो अब भी समहाउ स्क्विड गेम में इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 3, एपिसोड 7 में जुनहो एक वर्कर को कन्फ्रंट करता है एंड ये कंफर्म होता है कि उसका भाई इनहो दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरह ऑर्गन हार्वेस्टिंग का शिकार नहीं हुआ, कंफर्मिंग कि वो अब भी जिंदा हो सकता है। जुनहो उस वर्कर को मारने के बाद अपना पुलिस आईडी उसकी बॉडी पे छोड़ देता है एंड उसे समुंदर में फेंक देता है ताकि बॉडी रिकवरी पे ऐसा लगे कि जुनहो मारा गया। जब फ्रंटमैन इस कॉर्प्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो इस आईडी को काफी देर तक घूरता है। ये हिंट देता है कि फ्रंटमैन उस कॉप को पहचानता है, हिंटिंग कि जुनहो और इनहो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एंड फाइनली नंबर 4, फ्रंटमैन अपने आदमियों को जुनहो को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये उन गिने चुने मोमेंट्स में से है जब फ्रंटमैन ने मर्सी दिखाई। एडिशनली जब फ्रंटमैन एंड में जुनहो को शोल्डर पे गोली मारता है तो ये नॉन फेटल शॉट सजेस्ट करता है कि ऐसा उसने जुनहो को एक और आखिरी मौका देने के रूप में किया। तो काफी सारी हिंट्स थी इस ट्विस्ट के पीछे। नाउ कमिंग बैक टू एक काफी बड़ा रिकरिंग ईस्टर एग जो इस सीरीज में हमें थ्रू आउट दिखता है। प्लेयर्स की डेथ फोरशैडोड थी, मतलब एटलीस्ट सभी मेन कैरेक्टर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम कांग से बेओक जो अपनी मदर को साउथ कोरिया लाने की कोशिश कर रही थी। एपिसोड 2 में जब वो आदमी उसकी मां को लाने में मदद नहीं करना चाहता तो से बेओक उसका गला काटने की धमकी देती है। क्लाइमैक्स में उसकी डेथ भी गला कटने से हुई। अली अपनी सैलरी को लेने के लिए अपने बॉस से पैसे चुरा ले भागा था। एपिसोड 6 में सांगवू अली के सारे मार्बल्स वैसे ही चुरा के भागता है और उसी वजह से अली मारा जाता है। सांगवू को पहले एपिसोड में सूट पहने हुए बाथटब में अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और एंड में क्लाइमैक्स बैटल के बाद वो अगेन सूट में अपनी जान ले लेता है। ऑल्सो ये बरसात उसके बाथटब के पानी को रेप्लिकेट करती है। दोक्सू को एपिसोड 2 में भागते हुए ब्रिज से जंप करते हुए दिखाया गया है एंड उसकी डेथ होती है हॉपस्कॉच गेम में ब्रिज से नीचे गिर के। एंड यस, आई नो मीनियो का दोक्सू को ब्रिज से नीचे गिरा के मारना सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था, बट साथ ही में ये मीनियो के एक पिछले डायलॉग का कॉल बैक भी था। मीनियो के साथ उसके अफेयर के बाद जब दोक्सू ने उसे टग ऑफ वॉर में धोखा दिया तो मीनियो ने ठान लिया कि वो दोक्सू से बदला जरूर लेगी। एंड ग्लास ब्रिज पर जब दोनों साथ में थे तब मीनियो ने दोक्सू को पकड़ के पीछे गिरना प्रेफर किया क्योंकि वो जानती थी कि दोक्सू उसे किसी भी मोमेंट पे मार सकता है। लेकिन मीनियो का ये मूव काफी पहले ही फोरशैडो किया गया था। एपिसोड 5 में जब उनकी टीम टग ऑफ वॉर जीत जाती है तब मीनियो कहती है, लेकिन जैसे मैं पीछे झुकी बहुत ज्यादा ताकत मिली। मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया। यही मूव उसके लिए गेम का फाइनल पावर मूव बन गया जब उसने दोक्सू को अपने साथ पकड़ के ग्लास ब्रिज से पीछे झुकते हुए गिरा दिया। नेक्स्ट एपिसोड 8 में हमें जुनहो की जो ऑलमोस्ट डेथ एंड में होती है वो भी पहले फोरशैडो की गई थी। एपिसोड 3 में शिप पे जुनहो ड्राइवर को मारकर उसे समुद्र में फेंकता है। यही सेम चीज जुनहो के साथ भी होती है जब उसका भाई उसे शूट करता है एंड वो भी समुद्र में गिरता है। एंड यस, गीहुन की मदर की डेथ का भी एक डीपर कनेक्शन है। फर्स्ट गेम के बाद गेम्स कैंसिल करने पे जब गीहुन और सेबेओक को वापस छोड़ा जाता है तब गीहुन अपनी माँ की झूठी कसम खाता है कि वो सेबेओक से उसकी बेट में जीते पैसे जो सेबेओक ने चुराए थे वो वापस नहीं मांगेगा, पर छूटते ही वो अपनी कसम तोड़ देता है एंड फिर उससे पैसे मांगने लगता है। शो के एंड में जब वो पैसे जीत के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ काफी पहले ही गुजर चुकी थी, तो इनडायरेक्टली उसकी कसम तोड़ने की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई। ऑल्सो इस फाइनल एपिसोड का टाइटल है वन लकी डे। ये राइटर हुन जिन ग्योन के एक फेमस कोरियन नॉवल का टाइटल है। 1924 में लिखी गई इस नॉवल में प्रोटैगनिस्ट पूरे दिन काम करता है ताकि वो अपनी बीमार वाइफ को खाना खिला सके, बट जब वो घर वापस आता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही गीहुन के साथ भी होता है। ये रेफरेंस इस एपिसोड के टाइटल से पहले ही फोरशैडो किया गया था। अब ये सीरीज डेफिनेटली मल्टीपल ट्विस्ट से भरी हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है सीजन फिनाले के लास्ट मोमेंट पे। फिनाले में गीहुन अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड मूव में वो प्लेन छोड़कर
वापस मुड़ जाता है और स्क्विड गेम के कॉन्स्पिरेटर्स को एक्सपोज करने की कसम खाता है। ये ट्विस्ट काफी अजीब लगता है बिकॉज उसके पास अब इतना पैसा था कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर केयर कर सके। लॉजिकल चॉइस तो यही बनता है कि वो अपनी बेटी के पास वापस जाए और उस वेल्थ का मजा ले जिसके लिए वो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन गीहुन का डिसीजन उसके कैरेक्टर का एक डीपर एस्पेक्ट दिखाता है, एक इंसानियत और मॉरल ड्यूटी का सेंस जो उसे अपनी पर्सनल खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है एंड कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए मजबूर करती है। एंड यही फाइट हमें देखने मिलेगी सीजन 2 में जो नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है। अब जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग कॉल बैक देके जाता हूँ। गीहुन फाइनल बैटल के एंड में बारिश के बीच फाइट करता है और एंड में पैसे लेने से मना कर देता है। अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्ट चीज सीरीज में स्टार्टिंग में भी हुई थी। यस, गीहुन की बारिश में फाइट और उसका पैसा लेने से मना करना। अगर आपने वो मोमेंट नोटिस किया तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।